उत्तराखंड की सियासत से लेकर देश की सियासत तक इन दिनों काफ़ी उतार चढ़ाव देखे जा रहे हैं। खासतौर पर अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड में सियासी पारा जो है वो चढ़ा हुआ है। 2027 के विधानसभा चुनाव का वर्ष जो है वो शुरू हो चुका है और अब चुनाव की तैयारियों में सभी राजनीतिक दल लग चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी भी तैयारी कर रही है, रणनीति तैयार करती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं प्रदेश में कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर तमाम चर्चाएं प्रदेश में हो भी रही है। आज इन्हीं तमाम विषयों को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए जनता टीवी में मौजूद हैं राज्यसभा सांसद नरेश बंसल जी। उनसे बातचीत करेंगे। सर, जनता टीवी में आपका स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। सर, पहला सवाल तो यही है, 2027 का चुनाव को लेकर तैयारी होनी शुरू हो चुकी है, रणनीति तमाम राजनीतिक दल बना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी किस तरीके की तैयारियां 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर करती हुई इस वक्त कर रही है? देखिए, सभी राजनीतिक दल चुनाव की तैयारी करते हैं और भारतीय जनता पार्टी केवल एक चुनावी राजनीतिक दल नहीं है। चुनाव हम लड़ते हैं क्योंकि राजनीति में है, लेकिन केवल चुनावी राजनीतिक दल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, यानी बूथ के कार्यकर्ता से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के कार्यकर्ता 24/7 जनता के बीच में जनता की समस्याओं का समाधान करने के लिए रहते हैं, जनता के प्रबोधन के लिए रहते हैं। जनता से उनका लाइव कांटेक्ट है, बाकी राजनीतिक दलों का नहीं है। तो इसलिए हमको कोई बहुत ज़्यादा कठिनाई नहीं होती। लेकिन जिस प्रकार से प्रतिदिन पढ़ने वाला छात्र भी परीक्षा के समय थोड़ा ज़्यादा तैयारी करता है, उस तरह से भारतीय जनता पार्टी भी सामान्य रूप से काम करते करते थोड़ा जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएंगे और अधिक फोकस अपनी सब चीज़ों को दुरुस्त करने में करेंगे। सर, अगर देखा जाए जिस तरीके से जो तमाम चर्चाएं इस बार चर्चाएं चल रही हैं कि जो सीटिंग एमएलए हैं, करीब 20 से 25 सीटिंग एमएलए के टिकट कट सकते हैं, जो सर्वे भारतीय जनता पार्टी ने कराया। और एक बयान भी प्रदेश अध्यक्ष का छपा जिसमें उन्होंने कहा कि चाहे कोई 5 बार का विधायक है या कोई 4 बार का विधायक है या कोई 3 बार का, अगर वो जिताऊ नहीं है, अगर उसकी परफॉर्मेंस में गिरावट होती है तो उसका भी टिकट कट सकता है। जिसके बाद विधायकों में काफ़ी हलचल भी देखने को मिल रही है। कालाडूंगी के विधायक, उनका बयान भी आया, उन्होंने कहा कि या तो मेरा बेटा चुनाव लड़ेगा या मैं लड़ूंगा। तो इस तरीके की चर्चाएं दिखाई दे रही है। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। पार्टी अपना सारा विश्लेषण करती है, पार्टी अपने सर्वे कराती है। सर्वे के आधार पर जो जीतने वाले कैंडिडेट होते हैं उनके बारे में फैसला होता है। केवल कोई कितनी बार जीता है इस आधार पर कोई फैसला नहीं होता है, क्योंकि अंतिम लक्ष्य राजनीति में सत्ता प्राप्त कर जनता की सेवा करना होता है। तो उसके लिए जो कुछ भी रणनीति अपनानी पड़ती है वो सब रणनीति अपनाई जाती है और अपनाई जाएगी। सर, लेकिन इस बार देखा जा रहा है काफ़ी, अगर कुछ समय से बात की जाए, भारतीय जनता पार्टी जो है वो अनुशासन के लिए जानी जाती है, जो भी कई बार इस तरीके की चीज़ें नहीं देखी जाती। लेकिन अब पिछले कुछ समय से बात की जाए तो 2-4 महीने से लगातार भारतीय जनता पार्टी में जो है अनुशासन की डोर कहीं ना कहीं टूटती हुई दिखाई दे रही है। चाहे वो विधायक हों, चाहे अरविंद पांडे की बात करें, विधायक गदरपुर से हैं, वो लगातार अपने इस तरीके से सरकार पर ही निशाना साध रहे हैं। चाहे बिशन सिंह चुफाल जी हों या फिर कालाडूंगी से विधायक बंशीधर भगत जी हों, तो इस तरीके से कई विधायक अपनी ही पार्टी को और सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या कारण इसके पीछे आप मानते हैं? नहीं, एक तो भारतीय जनता पार्टी का परिवार बहुत बड़ा परिवार भी है, लेकिन सभी कार्यकर्ता समर्पित हैं पार्टी की नीतियों के प्रति, पार्टी के कार्यक्रमों के प्रति, पार्टी के नेतृत्व के प्रति। यदा कदा कोई विषय आता है, आजकल कुछ क्योंकि सोशल मीडिया बहुत बढ़ गया है, उसके कारण से भी थोड़ी सी चीज़ बहुत बढ़ के दिखाई पड़ती है। लेकिन पार्टी का जो आंतरिक प्रबंधन है, पार्टी का जो कार्यकर्ताओं की निष्ठा है नेतृत्व के प्रति, कार्यक्रमों के प्रति, पार्टी के प्रति, उस सबके समन्वय के कारण से ये सब समस्याओं का समाधान हो जाता है। लेकिन सर, देखा गया जब उन्हें नोटिस भेजा गया उसके बाद वहाँ जो तमाम चीज़ें निकल कर आई, वहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत अपना प्रोग्राम बनाते हैं, वहाँ पर जाते हैं, लेकिन फिर उसके बाद नहीं पहुँच पाते। अगर कोई ऐसी बात है तो वो पार्टी फोरम पर रखनी चाहिए थी। क्या त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि वहाँ पर उन्हें, अगर आते तो अरविंद पांडे उनसे मिलने आते, या इस समय ही अचानक एकदम वहाँ पर जाना? क्या इससे नहीं लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में खेमेबाजी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है? नहीं, कोई खेमेबाजी नहीं है। पार्टी प्लेटफॉर्म पर जब चीज़ें आती हैं तभी इस प्रकार की घटनाएं रुक जाती हैं। त्रिवेंद्र जी का वहाँ जाना, आपने बताया कि जाना था पर रुके हैं, रुक गए, नहीं गए, तो इसका मतलब पार्टी प्लेटफॉर्म पर चीज़ों का समाधान
कुछ ना कुछ हुआ है। नहीं, तो इससे आप मानते हैं कि जो खेमेबाजी है वो बढ़ रही है दल के अंदर, विधायकों में, और जो आपसी समन्वय पार्टी के अंदर, संगठन के अंदर नहीं बन पा रहा है? नहीं नहीं, पार्टी में कोई खेमेबाजी नहीं है, कोई गुटबाजी नहीं है, कोई समन्वय की कमी नहीं है। थोड़ा बहुत कभी किसी का इक्का दुक्का इंडिविजुअल मामला होता है जिसका समाधान पार्टी का नेतृत्व अपने आंतरिक इंटरनल मैकेनिज्म के माध्यम से उसको कर लिया जाता है। सर अच्छा, कांग्रेस इस बार काफ़ी गदगद नजर आ रही है। 16 फरवरी को जो राजभवन का कूच कांग्रेस पार्टी ने किया, उससे कांग्रेस पार्टी कह रही है कि इस बार जो है परिवर्तन की लहर पूरे उत्तराखंड में आएगी, और जो ये कूच हुआ ये परिवर्तन का कूच है। इस तरीके से पूरा देश राजभवन से बदलकर लोक भवन में चला गया है, लेकिन कांग्रेस अभी भी राजभवन के चक्कर में फंसी है। इसलिए कांग्रेस को अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। इस प्रकार की घटनाएं, जो राजभवन अस्तित्व में ही नहीं है, उसका कुछ किसका कुछ कहा जाएगा। अब तो लोक भवन हो गए वो, और कांग्रेस को इतना भी नहीं मालूम, तो उस कांग्रेस के बारे में क्या टिप्पणी की जाए। सर नहीं, लेकिन जो उन्होंने कहा कि जिस तरीके से जो हमारी भीड़ वहाँ पर पहुँची, जो भीड़ थी, उससे देखकर ये लगा कि जो उन्होंने कहा कि हरीश रावत जी का बयान है कि इस कूच से भाजपा गई गई गई, कांग्रेस आई आई आई, इस तरीके की बातें। अब कांग्रेस अपने विश्लेषण को किस प्रकार से करती है मैं नहीं मानता, क्योंकि मेरा ये भी मानना है कि जितने लोग उनके साथ उस दिन थे उससे ज़्यादा तो कांग्रेस को वोट मिलते हैं। फिर वो कैसे कह रहे हैं कि भीड़ बहुत बढ़ गई। और भीड़ को ही वोट में बदलने का आकलन नहीं होता है। भीड़ में और अनुशासित कार्यकर्ताओं में अंतर होता है। पर कांग्रेस की समस्या है कि वो इन चीजों को समझने का प्रयास नहीं करता। यहाँ पर मोहन भागवत जी आए, उन्होंने कई बातें प्रदेश सरकार की नीतियों को लेकर की, चाहे वो डेमोग्राफी चेंज हो या फिर यूसीसी को लेकर के हो। उन्होंने कहा कि जो यूसीसी उत्तराखंड में लागू हुआ और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो यूसीसी प्रदेश में लागू किया, वही एक रास्ता है उस यूसीसी को पूरे देश में लागू करने का, और इसी तरीके से पूरे देश में यूसीसी लागू किया जाए। क्या कहेंगे? पूज्य सरसंघ चालक जी के मार्गदर्शन से, उनके वक्तव्य से हमारा उत्साहवर्धन हुआ है कि हम सब राष्ट्र प्रथम को मानने वाले लोग, हमने जो उत्तराखंड में यूसीसी बनाया है उसकी आज प्रशंसा देश भर में हो रही है। देश के अन्य राज्य उसको अपनाना चाहते हैं, उसका अध्ययन कर रहे हैं। पूज्य सरसंघ चालक जी ने भी उस पर सकारात्मक टिप्पणी की है। तो मैं समझता हूं ये हमारे कार्यों का सकारात्मक अनुमोदन है। तो क्या आप मानते हैं कि इसी यूसीसी को पूरे देश में लागू किया जाना चाहिए? इसी की तर्ज पर अब पूरे देश में यूसीसी लागू होगा? क्या इसी के ही रोड मैप बनाया जाएगा? ये तो सब अलग अलग अपना तय करेंगे, जिनको करना है अध्ययन कर रहे हैं। हम तो चाहेंगे कि जो हमने बनाया है वो सब जगह लागू हो। हाँ, उसमें कहीं पर कोई कमी आएगी अन्य राज्यों के अध्ययन के बाद, तो हम भी उसको अपने यहाँ ठीक करेंगे। सर अगर देखा जाए तो जिस तरीके से जो फिलहाल कोटद्वार की घटना की अगर बात की जाए, तो कोटद्वार में जिस तरीके से जो प्रकरण हुआ और उसके बाद मोहम्मद दीपक का जो चर्चाओं में आए, अब राहुल गांधी ने भी उनसे मुलाकात की है और उन्होंने कहा कि मैं उनकी जिम की मेंबरशिप लूंगा, और उनसे मुलाकात भी की। किस तरीके से आप इस मुलाकात को देखते हैं? राहुल गांधी हर उस तत्व के साथ खड़े होते हैं जो समाज विरोधी और देश विरोधी होता है। वो विदेश के अंदर भी जब जाते हैं तो जो राष्ट्र के हमारे विरोधी ताकतें हैं उनके साथ उनका मिलना जुलना, बातचीत करना, चाहे वो सोरस गैंग हो, डीप फेक हो, उनके साथ रहते हैं। और देश के अंदर भी वो राष्ट्र विरोधी जो तत्व होते हैं उनका संरक्षण करते हैं, उनका प्रोत्साहन करते हैं। अच्छा, अभी बजट सत्र चला, अभी राज्यसभा सांसद है। इस बार जो देखा गया, जिस तरीके से राज्यसभा हो या फिर लोकसभा हो, दोनों ही सदनों में जिस तरीके से हंगामा देखने को मिला, और जो तमाम चीज़ें हुई, चाहे वो एप्स्टीन फाइल हो या फिर जो जनरल नरवणे की किताब हो, उसको लेकर कई तरीके की बातें हुई। इस जो हंगामा देखने को मिला, प्राइम मिनिस्टर भी इस बार जो है राष्ट्रपति अभिभाषण में नहीं बोल पाए, और राहुल को विपक्ष भी आरोप लगा रहा है कि नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं दिया गया सदन में। क्या कहेंगे सर इसको लेकर? देखिए, कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष की राजनीति नकारात्मक है। विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी को
पूरा समय दिया गया है। उन्होंने 4 दिन पार्लियामेंट के खराब किए हैं अपना भाषण न दे करके, और अनाप शनाप इधर उधर की चीज़ों पर ही वो अटके रहे, जिन चीज़ों का कोई संबंध नहीं था। और जिन जिन चीज़ों पर कांग्रेस ने चर्चा की है उसमें कांग्रेस का ही नकारापन, नंगापन खुलकर आया है पार्लियामेंट में। चाहे वो राष्ट्रगान और उसमें राष्ट्रगीत वंदे मातरम पर चर्चा हो, ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हो, और चुनाव सुधारों पर चर्चा हो, सब में कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी है। ऐसे ये एलओपी ने, राहुल गांधी जी ने जो तथाकथित नरवणे जी के नाम पर किताब, जिसको वो साबित नहीं कर पाए, ऑथेंटिकेट नहीं कर पाए लियो, लेकिन उसके बाद जो प्रकाशित जो किताब छपी नहीं उसके बारे में वो बोल रहे हैं। और जो किताबें छपी हैं उनके बारे में जब निशिकांत दुबे जी ने कांग्रेस के बारे में चिट्ठा खोलना शुरू किया तो कांग्रेस मुंह दिखाने लायक नहीं रही। सर, अभी अगर देखा, अब उत्तराखंड में भी बजट सत्र होने जा रहा है, 9 मार्च को बजट सत्र होगा। इस बार के बजट सत्र से क्या उम्मीदें हैं? किस तरीके का बजट सत्र होना चाहिए, या बजट में क्या कुछ विशेष तौर पर इस बार रहना चाहिए? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड इस सदी के तीसरे दशक को अपना दशक बनाने में सफल रहा है, सफल हो रहा है। प्रधानमंत्री जी ने कहा भी है कि इस सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा। हम प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। हमने अपना आर्थिक संग्रह बढ़ाया है। हमारा बजट इस बार का 1,10,000 करोड़ से ज़्यादा का हुआ, और टैक्स का संग्रह हमने बढ़ाया है। विभिन्न क्षेत्रों में सुधार किए हैं जिस पर हमको पुरस्कार भी केंद्र से मिला है। खनन के क्षेत्र में हमने जो सुधार लागू किए उस पर हमको 200 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि मिली है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम देश में नंबर 1 पर आए हैं, हमको 350 करोड़ रुपए उसमें प्रोत्साहन राशि मिली है। परिवहन के क्षेत्र में हमने सुधार लागू किए 125 करोड़, उसमें हमको प्रोत्साहन राशि मिली है। तो इस प्रकार से हर क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं। नीति आयोग के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उसमें हमने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। स्टार्टअप में हम अचीवर्स की श्रेणी में आए हैं। मेक इन इंडिया में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। तो हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। और मैं अभी हिमाचल गया था, मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी धर्मशाला में। तो मैंने जब हिमाचल का अध्ययन किया तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। हमसे बहुत पहले का बना हुआ हिमाचल है, उसका बजट आज भी 58,000 करोड़ का है, और हमारा बजट 1,10,000 करोड़ का जा रहा है, लगभग दुगना। तो ये हमारी प्रगति बताता है 25 वर्षों की। हम देश के सरप्लस बजट लाने वाले टॉप 10 राज्यों में हैं। धामी जी के नेतृत्व में 27,000 से ऊपर नौकरियां मिली हैं। कहीं पर कोई नकल नहीं हुई, कहीं पर कोई पैसे में नौकरी नहीं बिकी। जिसने मेहनत की है, गरीब बाप का बेटा, गरीब माँ का बेटा, वो भी चुन करके आया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमने सुधार किया है। निरंतर डॉक्टर हमारे यहाँ बढ़ रहे हैं। अभी 287 डॉक्टर और आने वाले, उनका इंटरव्यू हो गए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में हम निरंतर प्रगति कर रहे हैं। गैरसैंण में बजट सत्र होगा, और गैरसैंण में जब बजट सत्र होता है तो एक आस सभी में लगी रहती है। जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है गैरसैंण, उसको स्थायी राजधानी बनाने की बात जो लगातार उठती है, एक उम्मीद दिखती है। वहीं अगर देखा जाए तो विधायक दिलीप रावत का जो बयान आया, उन्होंने कहा कि गैरसैंण जो जहां पर वो बनी है वो स्थान सही नहीं है, गैरसैंण में होनी चाहिए थी। वहां पर ऑक्सीजन की कमी है, ठंड लगती है, स्वास्थ्य खराब होता है। क्या माना जाए कि गैरसैंण सिर्फ सियासी मुद्दा बनकर जो है वो रह गया है? गैरसैंण को हमने ग्रीष्मकालीन राजधानी कहा है, तो गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी है, रहेगी, और देश के विकास के कार्य वहां पर निर्णय लिए जाएंगे। अच्छा सर, लास्ट सवाल है। कांग्रेस पार्टी इस बार दावा कर रही है 40 से 45 प्लस सीटों का 2027 के विधानसभा चुनाव में। आपकी पार्टी, आप वरिष्ठ नेता हैं पार्टी के, आपका क्या आकलन है इस बार? क्या आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी का रहने वाला है? आप क्या दावा कर रहे हैं? हम कोई दावा नहीं करते। हम एक एक बूथ को जीतने का प्रयास करते हैं। हमारा नारा है बूथ जीता चुनाव जीता। उसके हिसाब से हम अपनी रणनीति बनाते हैं। उसके हिसाब से प्रत्येक कार्यकर्ता
मेहनत करता है। हम लक्ष्य लेकर के चलते हैं 70 की 70 सीटें जीतने का, और ये हम कह सकते हैं कि जितनी सीटें हमने पिछली बार जीती थी उससे ज़्यादा सीट जीत कर हम आएंगे। तो ये हमारे साथ राज्यसभा सांसद नरेश बंसल जी, और साफ तौर पर चाहे वो प्रदेश के मुद्दे हों या फिर देश में जिस तरीके से जो बजट सत्र हुआ उसमें तमाम चीज़ें देखने को मिली, हंगामा रहा, उसको लेकर स्पष्ट तौर पर अपनी बात रखी। हमारे साथ बने रहिए जनता टीवी के लिए। मेरे सहयोगी रोहित के साथ मैं अरुण सैनी, जनता टीवी देहरादून।